एक्सेस के लिए। फिर ये बात उभर के आई यार कि डोमेस्टिक सपोर्ट क्या मिलना चाहिए। मार्केट की एक्सेस तो मिल गई, लेकिन देश कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा वो अनाज पैदा करके फिर वो लूट लाट लेंगे, लोगों को देंगे, सस्ते दर पे नहीं देंगे और टैरिफ लगाएंगे, माथाफोड़ी करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा भाई डोमेस्टिक सपोर्ट का कानून बना दिया एएमएस के नाम में, एग्रीगेट मेजर्स फॉर दी सपोर्ट। क्या क्या होगा कि किसी को 10%, 5%, वो कानून बन गया। तो उसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम अपने केंद्र बिंदु पे रहेंगे कि डोमेस्टिक सपोर्ट कितना होगा, मार्केट की एक्सेस होगी, एक्सपोर्ट का कंपटीशन कैसे होगा। ये तीसरी बात इन्होंने फाइनल की। इसके पीछे भावना ये थी कि फूड सिक्योरिटी को हमें मनाना था। जैसे भारत ने एक्ट बनाया उसी तरह से दुनिया मानती है कि दुनिया के लोग भूखे नहीं मरे। तो फूड सिक्योरिटी का मामला आया, एनवायरमेंट का मामला भी आया। एनवायरमेंट खराब नहीं हो, फूड सिक्योरिटी हो जाए और एग्रीगेट मेजर्स फॉर सपोर्ट आ जाए। और फिर कहा यार इसमें व्यापार करोगे तो टेरिफिकेशन है, ये क्या होगा। तो टेरिफिकेशन में ये तय हुआ कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो 6 साल के अंदर 36% टैरिफ कम करेगी और 15% जो है पर टैरिफ लाइन के हिसाब से है मिनिमम, ये तो करेगी ही करेगी। इनको कहा कि भाई आप 36% कम करोगे 6 साल के अंदर अंदर, आप बड़े हो इसलिए। डेवलपिंग कंट्री को कहोगे आपके यहाँ जो भी माल बन रहा है उसको आप 24% कम करोगे, भोजन की कि वो, तो वो हम ध्यान रखेंगे। ये मोटा मोटा इसमें भावना थी। अब मेरा सवाल ये है कि एओए का जो ये एग्रीमेंट, जो संक्षेप में मैंने बात की, जैसे टैरिफ कम करेंगे 6 साल में करेंगे डेवलप वाले, ये 10 साल में करेंगे, 24% टैरिफ कम करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, इसे नारकोटिक के कोई ऐसे पौधे उगा करके नहीं है, थोड़ा बहुत जरूरत हो इतने ही करेंगे जो केमिकली काम आए करे इस हिसाब से, और सबको मार्केट की एक्सेस मिल जाए। और डोमेस्टिक सपोर्ट जो है उनको, किसानों को जो है वो ये ब्लू बॉक्स रेड बॉक्स इसके ऊपर करके, जिसको कि एमएसपी भी कहा गया अपने यहाँ पे, कि जो है एम्बर बॉक्स का हम नहीं दे सकते, इतना ही देंगे। कि इनको कहा भाई 5% आप सपोर्ट दोगे, उनको कहा 10% तक आप दोगे। इस तरह की व्यवस्था करके ये एग्रीमेंट हो गया। अब ट्रंप साहब बीच में कूद गए, तो भारत का ये हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति आया जयपुर में, तो हमारे किसान संगठनों ने सबने कहा कि यार ये है जो वो हमारे किसानों का वो लिख के जा रहा है, भाग्य खत्म हो जाएगा, ये जो बदमाशी करेगा, ये बात उभर करके आई। मनीष जी नमस्कार। तो मुद्दा ये था कि भाई एओ का एग्रीमेंट था, उसके अंदर टैरिफ कम करने की बात थी और सारा कुछ ढांचा था, और अमेरिका का राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को भेजा और हमारा वाणिज्य मंत्री वहां गया। ये इस तरीके से आपस में कह रहे हैं मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा। कि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एओ का एग्रीमेंट जो है उसके मायने में टैरिफ तो कम करना था, लगाएंगे कहां से। क्या ये समझौता नहीं है, या मेरी पकड़ में नहीं आया समझौता, डब्ल्यूटीओ के तहत ये समझौता हुआ और इस समझौते के अंदर आप ऐसे टैरिफ कम करने के अंदर आपको तो 6 साल में 36% कम करने थे टैरिफ को डेवलप्ड कंट्री को, और बाकी जो कंट्री है उनको 10 साल में 24% करने थे। अब टैरिफ कम करने के बजाय आप तो रेसिप्रोकल लगा रहे हो और वो कर रहे हो। तो मतलब ये है कि क्या ये एग्रीकल्चर का ढांचा अलग है या इस टैरिफ के खाके में है। तो हमारे पास में तीसरा हमारा जो है ट्रेड डेफिशिएट
क्वालिफिकेशन में है कि भाई आप नारकोटिक की चीजें पैदा नहीं करोगे, यूं नहीं अफीम ठोक दी पूरे यहाँ ला करके या और कुछ ला करके चीजें फेंक दी। तो ये जो ढांचा है पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर बेस है और इसका पूरा एक समझौता है, ये समझौता अलग है या ये समझौता उस पूरी लाइन में खड़ा है, स्टील दूर से जो चीजें भेज रहे हैं अपने, या ये कहीं छद्म रूप से एग्रीकल्चर के जैसे हमने गेहूं लिए तो गेहूं नहीं भेज के बिस्कुट भेज दिए या उसमें कुछ नहीं कर दी। जैसे मुझे किसी एक आदमी ने कहा, मेरा बच्चा ही है उसमें, हैंडीक्राफ्ट में जो दूसरा रूप बना के गेहूं का कुछ और बना दिया, चावल का कुछ और बना दिया और उसमें डाल दिया हमने टैरिफ वाली लाइन में। हम ये जानना चाह रहे हैं कि दुनिया के लोग भोजन से वंचित नहीं हो, दुनिया के लोगों को एओ का एग्रीमेंट का पालन करते हुए क्या इस टैरिफ को कम करना था, उसके बजाय हम ट्रंप के डर से कोई इन चीजों में तो नहीं कर रहे हैं, या ये एग्रीमेंट अलग है और वो अलग है, वो जो कह रहा है कुछ अलग कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि ठीक है बढ़ाओ। तो इन सब बातों को केंद्रित रखते हुए अपने बात करेंगे। तो पंवार साहब आप बात रखो अपनी, जो मैंने बात रखी है कि क्या हम समझ नहीं पाए या ये टैरिफ का एग्रीकल्चर पे लागू है या नहीं है। लागू है तो यहाँ तो कुछ अलग भाव है, इसलिए हमने कहा कि भाई ट्रेड डेफिसिट का मानवीय दृष्टिकोण जो है उसके अंदर ट्रंप का टैरिफ है जो एओए के विपरीत तो नहीं है, जो एग्रीमेंट है उसके विरुद्ध तो नहीं है ये, या वो उस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो पंवार साहब आप, फिर मैं मनीष जी को लेना चाहूंगा, तब तक ये थोड़ा 2 मिनट लेट जुड़े हैं, तुमने कुछ बातें रखी है, फिर देशवाल जी कई लोग जुड़े हुए हैं अच्छे हैं। तो पंवार साहब आप क्या कहना चाहोगे कि भाई दुनिया जो है रोटी के लिए बिलखती रहे और ये टैरिफ के फड़ंगे में फंसती रहे, तो ये कैसे चलेगा। पंवार साहब। सबको नमस्कार। ट्रंप की बात जहां तक है, उसने इंडिया से क्या कहा कि साहब आप मेरी वो हार्ले डेविस, क्या है वो मोटरसाइकिल, डेविड हार्ले क्या है पता नहीं, तो अजीब सा नाम है, वो कई लाख रुपए की मोटरसाइकिल आती है वो, कि साहब आपने उस पर इतना टैक्स लगा रखा है, या उनकी कोई बहुत बढ़िया गाड़ी होगी, कोई बहुत महंगी गाड़ी। हम जो ट्रेड डेफिसिट की भी बात करते हैं, चाइना से डेफिसिट है हमारा, लेकिन चाइना से मंगा क्या रहे हैं हम, कोई खाना तो आ नहीं रहा, खिलौने आ रहे, मांझा आ रहा, पतंग आ रही, ये मतलब अंट संट काम जो साला किसी मतलब गरीब आदमी के काम का नहीं है। पटाखे मंगा रहे हैं, लड़ी मंगा रहे हैं, फूल माला, वो क्या नाम, जो बिजली की लड़ियां मंगा रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है जो चीज इंपोर्ट हो रही है। हम चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, हमारा ये तो मानक है कि साहब 20% तो वैसे ही जो प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर का, उसी का कंजम्पशन खुद का ही होता है, 80% ही मार्केट में आता है। अब दूसरा फैक्टर ये आता है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है या इंपोर्ट कितना है इसमें, मतलब एग्रीकल्चर जो खाने का सामान है, जो मोटा मोटी चीज है हमारी, तो हम खाने के लिए खाने का तेल और दालें मंगा रहे हैं, ये इंपोर्ट करनी पड़ रही है हमें। और एक्सपोर्ट में हमारा बासमती है मोटा मोटे, या थोड़े बहुत मसाले हैं। अब भी अगर आप टोटल कॉस्टिंग में देखते हैं उसको, जैसे 50 लाख करोड़ का जो है खाने का बिल है भारत का, तो उसके कंपैरिजन में तो ये 2%, 3%, 4% से ज्यादा नहीं है, सारा का सारा कुल मिला के एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना भी है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपकी बात, हमारी चिंता जायज है कि साहब टैरिफ लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, उस पे भी लगा दिया, लेकिन हम तो इसमें ज्यादा, आप बताओ, आप ही कह रहे थे अभी जैसे पहले गए हवाई जहाज में बैठकर उरुग्वे गए और वहां जाकर अपना दस्तखत करके आ गए, किसी से पूछना नहीं, टोकना नहीं, सलाह नहीं करनी। ये क्यों है संभव है? एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कि आपने दस्तखत कर दिया, रा करके सो गए, निश्चिंत है? वो इसलिए होता है कि भाई कोई बोल ही नहीं रहा है,
कोई मतलब किसी को मतलब ही नहीं है, जो करिया है किसानों के मतलब जो अपने हित नहीं देखना, अपने मतलब की बात नहीं देखनी, भाई कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ हमारा फायदा होना चाहिए था, कितना हमें इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, कितनी जानकारी होनी चाहिए थी, इस सब से बिल्कुल अनजान। अभी एक एक वो अपना 4 वो आए वहां पे और उन्होंने पहलगाम में अपना मार दिया लोगों को, और बस वो शुरू हो गया सारा का सारा काम, मुसलमान और हिंदू। तो मतलब ये नहीं देख रहे कि भाई आप बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या होता है, आप क्या क्या करते हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। वो तो इससे तो वो ये है हुआ कि वो अपने काम में सफल हो गए कि साहब तुम लड़ो हिंदू मुसलमान के नाम पे, पहलगाम में हमने जो कर दिया काम, जो है वो 4 आदमी थे वहां पे, वो थे, वो 2-4 दिन से थे, उनकी रैकी थी, उन्हें पता था कि वहाँ पुलिस वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, तो उन्होंने कर दिया काम। नहीं तो अदरवाइज 1 घंटा 1.5 घंटा मतलब 40 मिनट तक तो वो कांड ही करते रहे उसको ढूंढने के, जो लोग मर गए उसके आधे घंटे तक बाद कोई नहीं आया। तो मैं, मेरा कहना का उसका रेफरेंस देने का मतलब ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि जनता अब वो मतलब सब, आप सब टैरिफ भी ठंडे में चला जाएगा, वो धनखड़ ने जो सुप्रीम कोर्ट को कहा वो भी ठंडे में चला जाएगा, जो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो भी ठंडे में चले जाएंगे, जो ईवीएम है वो भी ठंडे में चली जाएगी, वो सारा कांड हो रहा था इधर का उधर का वो सब ठंडे बस्ते में चली गई। मैं पवार साहब आपको यहाँ थोड़ा इंटरवेंट कर रहा हूँ कि भारत की जनता से यहाँ कोई मतलब, मैं मेरा सवाल सीधा सा ये है कि यार हमने एक समझौता किया, तो इंटरनेशनल के लोग मान क्यों नहीं रहे? ये ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प भेज रहा है क्या सामान, क्यों भेज? नहीं, मेरा कहना यही तो है कि वो असली बात ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि ये भारत की सब हो जनता तो क्यों, क्या करे, बेचारी बैठी है भारत की जनता, तो अब क्या करे? ट्रम्प कर देगा तो कर देगा। तो काम हमने है। समझौता किया, उसका लागू क्यों नहीं हो रहा? ये समझौता एओए का समझौता है जो टैरिफ को कम करता है। 36% घटाना था, इनको 24% घटाना था, 6 साल में घटाना था। इनकी बेसिक रेट वो 86 से 88 3 साल की वो रेट थी, उस पे करना था परसेंटेज। अब ये कुछ मान ही नहीं रहे, ने पेरिस का समझौता मानने को तैयार, ने कुछ कर रहे हैं, बच्चे को दादागिरी है। हूँ कि ये क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये इनकी हिम्मत नहीं हो रही। चाइना ने कर दिया, उसका सामना कर दिया ट्रम्प का, ट्रम्प जो है नीचे आ गया, 2-4 दिन अपने शेयर फिर बेच लिए, सब हो गया, सारा का सारा वापसी हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहरहाल हम में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि हम जो फैक्ट है उसका जनता को पता हो, और जनता के जो इंटरेस्ट की बात है वो करने की हिम्मत क्यों नहीं है हमारे प्रशासन में या हमारे सरकार में या हमारे प्रतिनिधियों में। ये ऐसा क्यों है कि वो हमारा इंटरेस्ट नहीं देख रहे। और फिर मैं इसको तो सरकार ही नहीं कहता हूँ, मैं, मेरा चौधरी साहब ये जो सेंटेंस में कह रहा हूँ उसे सुन लीजिए। अगर मैं जानबूझ करके नाली में कूदने लगूं तो क्या मतलब ये उसको मैं, कोई छेड़ेगा भी नहीं, मुझे कहेगा भी नहीं कि कूदने तो इसको नाली में नहीं। आपको जब तक ये समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई, अगर तुम जो है बरसात के दिनों में कुएं की मोटर करने के लिए नीचे उतरोगे तो मर जाओगे गैस से। ये बताना होगा, ये समझाना होगा, ये पता लगना चाहिए किसान को भी अल्टीमेटली हो क्या रहा है। ये जागरूकता न होना, मेरा तो, मेरी लाइन चौधरी साहब पहले से यही है कि जब तक जागरूकता नहीं आएगी समाज में तब तक हम इस सब बातों में सफल नहीं हो पाएंगे। सारे रिलेशन इसी से रिलेटेड है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है, जागरूकता से। और ये जागरूकता ना आए इसके लिए व्यवस्थाएं होती चलो अभी। मनीष जी आपसे सीधा खड़ा सवाल यही है कि एओए का हमारा एग्रीमेंट है, जो भावना ये कहता है कि दुनिया के लोगों को रोटी मिल जाए, बिना टैरिफ के सस्ती सी मिल जाए, और उसमें मार्केट की उनको एक्सेस दे दी जाए, डोमेस्टिक सपोर्ट अपने अपने लेवल पे कानून बना दिया कि इतना इतना दे दो भाई, किसानों को एमएसपी देनी है कि नहीं देनी है, ग्रीन बॉक्स में दो, वो करके दे दो। और एक्सपोर्ट का कानून ये बना दिया कि भाई आप टैरिफ जो है वो इतना कम करोगे, दुनिया को ठीक ठाक रोटी मिल जाए। और ये भी टांग अड़ा दी कि बाप ऐसा नहीं है कि आप नारकोटिक की चीजें बोलो या डाइवर्सिफिकेशन भी हम करेंगे, और आप ये दुनिया भोजन युक्त हो जाए, सब आनंद से खाए करे, इस तरह के माइंडसेट से ये समझौता एओए का हुआ, जो मैंने पढ़ा। ये 43 पेज थे, मैंने 3-4 दिन इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये जो ट्रम्प वाला जो फड़ंगा है, ये फड़ंगे में फिर मेरे एक माइंड में आई कि हो सकता हो कि गेहूं के बजाय गेहूं की चीज बना के ये उस टैरिफ में बाहर निकल जाता है। कि एओए का एग्रीमेंट तो कुछ सीमाएं रखता हो ना कि भाई गेहूं चावल इतने तक ही है। अब ये लफड़ा क्या है कि आप मानो ही नहीं यार, खाने की चीजों के अंदर काहे का टैरिफ है?
सस्ती मिले, दुनिया में मिले, सबको मिले, मार्केट की एक्सेस सबको है, डोमेस्टिक सपोर्ट अपने अपने किसानों को अपने तरीके से दो, डाइवर्सिफिकेशन के कुछ नियम बना लो, कुछ ऐसी व्यवस्था खड़ी कर लो। ये व्यवस्था एओ में हमने की और ट्रम्प साहब गाजने लग गए कि हम तो मक्का लो, वो लो। यहाँ का उपराष्ट्रपति आगे वो धौंस लगा के चला गया, अपना वाणिज्य मंत्री वहां हाथ जोड़े खड़ा है, हाँ चीज ले लेंगे तुम्हारी। है क्या, आखिर झमेला क्या है, ये हम समझना चाह रहे हैं मनीष जी। राम भाई, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपके फोरम पे आया हूँ। देखिए, दो बातें हैं जो बुनियादी बात है, उसे समझनी पड़ेगी। हमारे पुरखों ने एक बात कही थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये बात आज की तारीख में पूरी दुनिया में उतनी ही सच है जितना सुबह को सूरज निकलना और शाम का सूरज का ढलना। लाठी और भैंस यानी कि जिसका मजबूत है, जो दुनिया को हाँक सकता है, वो हाँक रहा है। अमेरिका दुनिया से ट्रीटी संधियां करता है, अपनी शर्तों पे करता है, अपने व्यापारिक हितों से करता आया है, पहले भी करता है, आज भी कर रहा है। अपनी दादागिरी चलाता है, जब चाहता है जब वो ट्रीटी तोड़ देता है, जब चाहे वो उस ट्रीटी के अंदर अमेंडमेंट कर देता है अपने हिसाब से। और उसके पास कुछ अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, वो चाहे WTO हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो। ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं। मौजूदा स्थिति इसलिए खराब हुई है क्योंकि एक निहायती बेवकूफ आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया है। जैसे हमारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का मोदी बन गया है, ऐसी अमेरिका के ट्रम्प बन गए। हमने भी देखा किस तरीके से नोटबंदी का एक फैसला आया और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अमेरिका के ट्रम्प साहब एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो मोदी जी ने नोटबंदी में भारत के साथ किया। वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस में बर्बाद होगा इससे। ऐसा नहीं कि अमेरिका को नुकसान नहीं होंगे, निश्चित तौर पे अमेरिका को नुकसान होंगे। और ये धीरे धीरे अब समझ में आनी भी शुरू हो गई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जिस तरीके से बेइज्जती करी और उसके बाद आज अब तो पुतिन को बुराई कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट बेवकूफ आदमी काम करने के बाद सोचता है, समझदार आदमी काम करने से पहले सोचता है। ये बुनियादी फर्क होता है एक बेवकूफ में और एक समझदार में। तो इसे बदकिस्मती कहे दुनिया की कि इस वक्त जो दुनिया के जो बहुत ताकतवर मुल्क हैं उसमें कुछ बेवकूफ लोग सत्ता के ऊपर बैठे हैं जो काम करने के बाद सोचते हैं कि क्या कर दिया। अब रहा सवाल हमारे इन एग्रीमेंट्स का, अगर टेक्निकली जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है अगर हरवीर भाई होते तो शायद वो मुझे दुरुस्त कर पाते या किसी और को जानकारी हो। जहां तक मेरी जानकारी है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के जो एक्ट हैं, जो पैक्ट होते हैं, जो ट्रीटी साइन होती हैं, वो दूसरी कमोडिटीज से अलग होती हैं। जो पिछला टर्म मोदी जी का था, उस टर्म में मोदी जी अमेरिका के साथ जाके ऑलरेडी ये पैक्ट साइन कर चुके हैं जहां पे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपना एक दूसरे मुल्क में बेच सकते हैं। उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं और उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं। अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अगर आप याद करें हनुमान राम जी, तो आप ही के फोरम पे एक बार हमने गन्ने के ऊपर चर्चा करी थी, एथेनॉल के ऊपर, और तब भी ये बात निकल के आई थी कि जो अमेरिका का टारगेट है वो ये है कि वो मक्का के लिए बाजार ढूंढ रहा है क्योंकि चीन के साथ उसको, चीन के ऊपर डिपेंडेंसी मक्का को लेके ज्यादा है। ट्रम्प साहब जिस एरिया से आते हैं अमेरिका के, जो टेक्सास का एरिया है, वो सबसे ज्यादा मक्का पैदा करने वाला इलाका है। आज जो लेटेस्ट डेटा आपके पास है उपलब्ध, वो ये बता रहा है कि भारत में जो एथेनॉल बनाया जा रहा है उसमें लगभग 50% एथेनॉल जो है वो मक्का से बन रहा है। और ये बिहार और जो इस तरह के राज्य हैं वहां पे उसका बेनिफिट हमें उतना नहीं मिल रहा जो जितना आने वाले टाइम में अमेरिका के किसान को उसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि भारत में एथेनॉल की खपत बेहिसाब बढ़ती जा रही है। वो हमारा एक टारगेट है, हम 25 से 30% पे जा रहे हैं, 20% के आसपास हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो ये पूरा का पूरा एक व्यापारिक मामला है। भारत सरकार बेहद निकम्मी है, उस पास कोई दृष्टि नहीं है किसानों को बचाने की, कोई पॉलिसी नहीं है किसानों को बचाने की। किसानों को क्या, उसको अपने उद्योगपतियों को बचाने की भी कोई दृष्टि नहीं है।
स्मॉल स्केल सेक्टर, एमएसएमई सब बर्बाद है आज की तारीख। आप हिंदू मुसलमान को कर रहे हैं, और इसके अलावा क्योंकि ये भी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी मजबूरी हो चुकी है, आपके पास और कुछ है नहीं, बचा नहीं। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से ट्रंप ने जिस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को विजिट किया था, उससे कम मोदी को नहीं किया उसने। मोदी के मुंह पे कहा हम टैरिफ लगाएंगे, मुंह पे कहा ये टैरिफ किंग है इंडिया जो है, मुंह पे कहा बात कि ये मैं नहीं इस है, काम बात को ऐसे कर मनीष जी, दूंगा। मनीष जी मैं आपको रोक रहा हूँ। बात ये नहीं है कि टैरिफ लगाएगा, उसका माल है वो कैसे बेचे, लेकिन उसका समझौता एओए के अंदर ये है कि टैरिफ घटाएंगे, तो यार कैसे बढ़ाएगा तुम? हम जो आज चिंतन कर रहे हैं वो ये है कि भाई जब तुमने एक WTO के एग्रीमेंट के अंदर, इसका जो एओए का एग्रीमेंट है, डेवलप्ड कंट्री 36% 6 साल में घटाएगी और डेवलपिंग कंट्री 24% 10 साल में घटाएगी, तो यार तुम बढ़ा कैसे सकते हो भाई? एग्रीमेंट है ना। तो क्या एग्रीमेंट का, मैं ये वकील साहब जुड़े हुए मनाराम जी, इनसे मैं और इनपुट लूंगा कि क्या एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल है कोई मायने नहीं है इसका। मैंने बिल्कुल जो शुरुआत में कहा ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने और आपने यूएन चार्टर के ऊपर कितनी बातें की, लोगों के बीच में जाके सभाएं भी करी। क्या यूएन चार्टर के ऊपर कोई बात कर रहा है? वो भी तो एग्रीमेंट है। देखिए, प्रैक्टिकल बात यह है कि थ्योरीज में हम कुछ भी करें, लेकिन प्रैक्टिकली हम लड़ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों से नहीं लड़ पा रहे हैं हम लोग। मनीष जी मैं थोड़ा सा मैं कर दूं, मनाराम जी इसको क्लियर ज्यादा कर पाएंगे। ह्यूमन राइट के अंदर जो समझौते होते हैं उसका मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा। वो एक डिक्लेरेशन होता है, आप एडवोकेट हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये अभी मनीष जी ने जैसा कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सारे कानून कायदे हमारे देश में भी संविधान की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैसे ही दुनिया में, पूरी दुनिया में ताकतवर लोग जो भी हैं वो मर्जी चाहे जैसे संधियों पे साइन करना नहीं करना, करने के बाद भी दूसरा राष्ट्रपति ट्रंप आया, मैं नहीं मानता, पेरिस एग्रीमेंट नहीं मानता। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में सारा जो चल रहा है वो अभी ताकत, सत्ता और पैसे के बल पे ही चल रहा है। कानून कायदे एक मोरालिटी के आधार पर कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, ये परिस्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में, देश में, और लोगों की जागृति नहीं है। सवाल तो ये है, पूरी दुनिया में लोगों की कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो तुम राज करने वाले हो या जो जिम्मेदारी तुम्हारे को दी है, तो उनकी तुम्हारी जवाबदेही है
तो जवाबदेही का तो कोई मतलब कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये परिस्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में, तो उसकी भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। बस बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊँगा। तो धन्यवाद। कुल मिला के हमारा जो पैनल ये यहाँ पहुंच रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस पर ही पहुंच रहा है। जो भी एग्रीमेंट है, जो भी समझौते हैं, ये लोग वहां जाते हैं तो हमें पूछ के जाते नहीं, ये लोग वापस आते हैं तो क्या समझौता करके आए हमें बताते नहीं जनता को। मीडिया हमारा जो है, इधर पुतिन साहब हैं वो भी कम नहीं है, इधर ट्रम्प साहब है वो उनसे ही सरोवरी है, चाइना वाला अपना माइंड सेट रखता है। अब ये मतलब ग्रुप ब्रिक का ग्रुप बना, उधर ग्रुप बनने शुरू हो गए। ऐसी परिस्थिति में भारत का ये जो मामला है, अब ट्रेड डेफिसिट की बात चलती है, हम बड़ा जोर शोर से कहते हैं, जैसे पवार साहब ने कहा कि हम तो यार लड़ियां मंगा रहे हैं बिना मतलब का ट्रेड डेफिसिट में। धान का पता करो ना भाई, चावल कितने जा रहे हैं, दूसरी चीजें, वहां किसान है हमारा। जब एओए का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट का क्या फॉलो है, उसके अंदर किसान को नफा नुकसान किसान सोचे, इस एग्रीमेंट का क्या वजूद हो करो। तो हमारी एग्रीकल्चर की जो कुछ भी यूनिट्स हैं या यूनियंस हैं या जो हम एक्टिविस्ट लोग हैं जो एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा बात करते हैं, उन लोगों के माइंड सेट में ये होने कि भाई खेती अपने आप में अलग है। उसका कारण भी ये दुनिया मान रही है कि इसके बिना जिंदा नहीं रहेगा मानव। बाकी क्या करेंगे लोग, कितने भेज दो, लड़ियां कितनी भेज दो, तो क्या फर्क पड़ेगा। आप सोलर प्लेटें ले आओ, 50 तरह की बात ले आओ। अब भारत यहाँ से देखो मसाले है, बासमती चावल है, ये कई चीजें वहां भेज रहा है। अब वो लकड़ लगाया बैठा है कि हमारा वो मक्का ले जाओ, जैसा वो मनीष जी ने कहा तुम अपना एथोलिन बना रहे हो। अब इनकी प्रॉब्लम एथोलिन की ये है कि 20%, 18% तो कर दिया, 20 ही समझो, 20% ये कर रहे हैं इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर। अब ये कितना एवरेज दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ये दुनिया का है नहीं, रेट वहीं की वहीं है। यानी पब्लिक का कोई लेना देना नहीं, और पूरी दुनिया एग्रीकल्चर पे टिकी पड़ी है। इस एग्रीकल्चर के बिना इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। फिर भी ये बात चल रही है, बड़े अजीबोगरीब तरीके से दादागिरी से लोग इस बात को मनवा रहे हैं। एनवायरमेंट, अब जैसे इस एग्रीमेंट के अंदर जो है फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंट दो फंडा थे। मनाराम जी वगैरह एनवायरमेंट पे बहुत काम करते हैं। एनवायरमेंट आल्सो इन्वॉल्व इन दिस एग्रीमेंट, और फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी में अब आप इस बात से खुश हो कि पाकिस्तान के पास अनाज कम पड़ जाएगा, मजा आ जाए, मजा नहीं आएगा। ये एग्रीमेंट कहता है कि हम मिल बांट के सब खाएंगे, मानो मानो सब एक है। तो ठीक है, कुछ लड़ाइयां अलग तरह की हो सकती है, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग तरीके समझाएं, लेकिन मनुष्य के जिंदा रहने के लिए एग्रीकल्चर का एक बहुत ही सोबर डॉक्यूमेंट है ये, कि भाई ऐसे धीरे धीरे कम करोगे, इस तरह से करोगे, डाइवर्सिफिकेशन करोगे, सपोर्ट इस तरह से दोगे। उस डॉक्यूमेंट को हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो अब जब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो कौन उस डॉक्यूमेंट को वापस जगाए? किसान यूनियन से आए या तो कि भैया इसको पढ़ ले पहले, ये बात का तुम्हारे समझौते जो हो रखे हैं ना अंतरराष्ट्रीय, उसमें कोई एक देश के साइन थोड़ी है। एओए डब्ल्यूटीओ के जितने मेंबर हैं सबने साइन किए हैं इस पे। तो ये सारी कुछ बात है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इस पे मनीष जी क्या हम क्या कर सकते हैं। जागरूकता का तो पवार साहब ने कह दिया, जागरूकता करते करते तो मुझे 5-4 साल हो गए, हम 10 आदमी आते हैं, रिकॉर्ड भी करता हूँ, भेजता हूँ, लेकिन फिर भी ये यूनियन वगैरह इनको इन बातों के ऊपर आना पड़ेगा। किसानों की भलाई के लिए एमएसपी गई सेकंड नंबर पे, तुम पहले ज्ञान ले लो कि ये जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, कानून, कायदे, अधिकार हमारे, उन पे तो कुछ आ जाओ। तो हमें क्या क्या ऐसा मिशनरी सेटअप खड़ा करना चाहिए मनीष जी? फिर मैं वीरेश जी वगैरह जो साथी जुड़े हैं उन सबको लेते हैं। इसमें देखिए हनुमान राम जी, सीधी बात है कि कोई भी समाज हो, वो चाहे व्यापारिक समाज है या कृषि आधारित समाज है या वो शिक्षा अनुसंधान का समाज को अपने हकों के बारे में, अपने हितों के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, इसके बारे में सजग तो होना पड़ेगा। अब समाज अपने आप सजग कभी भी नहीं होता, कहीं का भी नहीं, उसके लिए एक सिस्टम होता है। जैसे विदेशों में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इस तरह की जो कंट्रीज हैं जो सोशलिस्ट पैटर्न पे चलती है, वहां उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया कि बच्चा शुरुआत से ही कुछ चीजों को लेके बड़ा होता है। तो जब वो एक वयस्क होता है तो वो बहुत सारी चीजें स्वतः करता है अपनी जिम्मेदारी से। पर्यावरण के प्रति उसमें एक ऐसी जागरूकता है जो पूरी दुनिया के किसी नागरिक में नहीं। अब भारत की परेशानी ये है कि भारत में जो कृषि समाज है, जो कि हमारे यहाँ की
60-70% आबादी है जो कृषि या कृषि आधारित समाज जिसे हम कहते हैं, वो समाज को किसी तरीके की पढ़ाई या उसे कोई शिक्षा इस तरह की नहीं दी जाए कि वो अपने कर्तव्यों के बारे में और अपने हितों के बारे में उसे कुछ जानकारी मिल सके। ना तो स्कूलों में कोई सिस्टम है इस तरीके का, और ना ही सामाजिक रूप से कोई परिस्थिति है। अब एक शॉर्ट टर्म जुगाड़ आया, वो शॉर्ट टर्म एसओएस आया कि साहब किसानों ने अलग अलग जगहों पे कुछ संगठन बनाए और वो लोकल लेवल पे जो उनकी समस्या होती है उसको लेके वो आवाज उठाने लगते हैं, जिन्हें आज की तारीख में हम किसान यूनियन कह देते हैं, किसान संगठन कह देते हैं। कहने को तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के भी किसान संगठन हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से अपनी बातें कहते हैं। अगर उनकी सत्ता है तो वो कुछ और कहेंगे, अगर उनकी सत्ता नहीं है तो वो कुछ और कहेंगे। लेकिन जो कुल मिला के जो कृषक समाज है उसमें जो संगठन है कम से कम भारत जैसे देश में बहुत बड़ी है और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आसानी से समाज जुड़ता नहीं है। आप कोई गंभीर मुद्दा लेकर समाज के बीच में जाएंगे, लोग आपको सुनेंगे। आप किसी बहुत लंबी प्लानिंग के तहत अगर आप समाज के बीच में जाते हैं कि साहब ये काम है, इसका 10 साल बाद प्रभाव होगा, तो आपके साथ जो लोग गए हैं वो भी बोर हो जाएंगे, वो भी आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। लोगों को इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी जैसे होता है 2 मिनट वाली जो मैगी होती है वो चाहिए समाज को, क्योंकि समाज सजग नहीं है। उसके पीछे का कारण भी यही, सजग समाज होगा तो सुनेगा गंभीरता से बात। वो सजग नहीं है, वो कह रहा है बस मेरा बिजली का बिल माफ हो गया, बोले बस हो गया काम की। 2 रुपए गन्ने के पड़ गए, बोले जी बहुत कुछ दे दिया सरकार ने, भी मजा आ गया। 2000 रुपये दे दिए, बोले जी ऐसी तो सरकार ही नहीं आई कोई आज तक। तो ये जो इंस्टेंट रिलीफ है, इसकी वजह से भारतीय समाज में चलो सुरेश तो जी, आप क्या हर रोज कहना नीचे चाहेंगे? निरंतर गिर सुरेश रहा है, जी, नीचे बात जा आई रहा है, है कि ऊपर भाई नहीं जा हम रहा। बहुत छोटे छोटे लेवल पे सोचते हैं। आप किसान संगठनों में जुड़ते हैं, फिर मैं रघुनाथ जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनको भी लेंगे। सुरेश जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे कि ये इतना बड़ा समझौता ट्रंप के नहीं मानता, जा भाग जाओ सब मेरे से, ये ले लो मक्का वक्का सब ये, और अपना दस्तखत करो और रवाना हो। ये समझौते करके आए, हमने खुशियां मनाई कि अच्छा हुआ, चलो हम कुछ देंगे इनको, ब्लू बॉक्स में देंगे, ग्रीन बॉक्स में देंगे। अमेरिका ने दे दिया, हमने दिया ही नहीं, हम एमएसपी पे उड़ लिए। सुरेश जी। सर जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मनोरम जी, पहले तो आपके मुंह से कई बार निकला ये क्या झमेला है, ये वाकई झमेला ही है। और जैसे मनोराम जी ने, मनीष जी ने तो विस्तार से बता दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब झमेला ही है। जिन्हें सबसे पहले WHO को लात मारी थी अपने ट्रंप जी ने, किसी ने क्या किया? एग्रीमेंट तो थे। फिर ये इसको छोड़ दो, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। मनीष जी कह रहे थे सबको इंस्टेंट चाहिए, आज चाहिए। और दूसरी बात, आज आपका जो विषय टॉपिक था उससे मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। आपने का टॉपिक था कृषि का भविष्य, भारत में कृषि का भविष्य। मेरे ख्याल में आपने लिखना चाहिए था भारत में किसान का भविष्य, क्योंकि कृषि का भविष्य तो बहुत उज्जवल है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितने भी डिजिटल हैं, आज मैं कल परसों गया था, मैं 5 एकड़ की गेहूं लेके, मेरे को जगह नहीं मिली मंडियों में गेहूं डालने। रोडों पे गेहूं पड़े हैं, खेतों में गेहूं पड़े हैं, स्कूलों में गेहूं, धर्मशाला में गेहूं पड़े हैं। कृषि का भविष्य आपका बहुत उज्जवल है और कोई भूखा नहीं मरेगा। आप बार बार ये कहते हो यार भूखे मरेंगे, कृषि तो इतना है। ठीक है, एक लाइन होती थी हमारी, फार्मर्स रूल द यूनिवर्स, बिल्कुल करता था। लेकिन आज यूनिवर्स तो करेगा, लेकिन फार्मर नहीं करेगा, वो कॉर्पोरेट करेगा। ये जितने भी कॉर्पोरेट्स है ना, ये करेंगे। अभी भविष्य, कृषि का भविष्य तो बहुत है। आप कितने ले लो, डिजिटल प्लेटफॉर्म ले लो, प्रेसिस एग्रीकल्चर ले लो, एग्री स्टार्टअप ले लो, एग्री साइंस ले लो, ये सारे बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये सारी स्कीम्स कॉर्पोरेट के लिए है, ना कि किसान के लिए। अभी मनीष जी भी कह रहे थे, आज भी हम 60, 70 या 65 आदमी इसके ऊपर डिपेंड है। ये कहाँ जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। 2029 तक एक ऐसी क्रांति आएगी जो हरित क्रांति आई थी, बहुत जल्द, 29 दूर नहीं है, 2-4 साल में आ जाएगी ये। और जिसको ये सरकार देगी स्मार्ट खेती क्रांति या कुछ ऐसी क्रांति, उसमें किसान का नाम कहीं नहीं होगा। क्रांति होगी, ये बिल्कुल होगी, क्योंकि आपके पास बहुत और है, लेकिन किसान का नाम कहीं नहीं आएगा।
हमारे पास सोचने बात है, हमारे आज भी 60% लोग ये कहाँ जाएंगे, इसको किसी को कोई मतलब नहीं है अभी। और 30 में तो क्या करेंगे, 30 में जो है ना आपको ये डाटे बता रहे हैं कि 30 तक कृषि भारत में जीडीपी, भारत के जीडीपी में $600 बिलियन ऐड करने जा रहा है। तो कहाँ से भूखे मरेंगे हम, कहाँ से हम उगा रहा है, हमारा खेती वो करेगा, जो कि पिछले 10 साल से तकरीबन डबल जीडीपी हमारे इधर हो जाएगा कृषि का। कौन करेगा, ये बात ये देखने की है, ये सारे कॉर्पोरेट्स करेंगे, किसान का कहीं कोई गिनती नहीं है किसान की। अभी बात कर रहे थे आप लोग ट्रेड वार की भी, ये ट्रेड वार तो सर वही है, जैसे कहते हैं मोदी ने सिंधु नदी में पैर अड़ा दिया भाई, और पानी सारा राजस्थान पंजाब और उसमें आ गए। ये सब ऐसे कि ऐसे सबको पता है सिंधु घाटी का पानी इतना जल्दी बंद होने वाला नहीं है, सबको पता है इस बात का, बच्चे बच्चे को पता है। वो कहता है हमने पानी बंद कर दिया। कल एक मीडिया वाला तो क्या कर रहा था, पानी का देखो लेवल भी कम हो गया, पता नहीं कहाँ कैमरा लगा रहा था कि पानी का लेवल भी कम हो गया। तो सर ये ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ये सुनते रहो, आप सुनते जाओगे। अभी ट्रेड वार की बात है, ट्रेड वार पे भी ये ईद की सब मोनोपोली है, दादागिरी चलेगी चलेगी। अभी भारत के अमेरिका या भारत के 4500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, जो कि इनके ऊपर दबाव डाल के सिर्फ इसकी 2-3 मंशाएं हैं, वो गेहूं, कपास और मक्के का भारत में भेजेगा ये, और भेजेगा ये, चाहे वो किसी भी एंगल से आप इसको कर लो। तो फिर क्या कहें और क्या करें, ये तो देख लो भी आप। खेती तो चीन भी करता है, खेती तो अमेरिका भी करता है, उसके किसान तो दुखी नहीं है, हमारे किसान दुखी क्यों है? तो सर ये पॉलिसीज पे तो ठीक, आप कितनी पॉलिसीज कर पा रहे हैं? आप इंडिया में आप AOA पे जा रहे हो, या WHO पे जा रहे हो, या WTO पे जा रहे हो, हमारे जो इतनी ये एग्रीकल्चर पॉलिसीज है वो कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है किसान के पास? एक दिन निकाल के देखो आप, 0.1 से भी कम इम्प्लीमेंट हो रही है सर। एक्चुअल जो किसान है, जो फार्मर है, जिसके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़, उसका माइनस मतलब 1% से भी कम इम्प्लीमेंट हो रही है हमारी। तो कहने का मतलब है जी, अभी कृषि उज्जवल है, कृषि में कोई कमी नहीं आएगी, आपके प्रोडक्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। बात अगर सोचने वाली बात है, किसान कहाँ जाएगा, जिसको हम राज करने वाला बोलते थे, या अन्नदाता बोलते थे, या हमारा फलाना झगड़ा बोलते थे, उसको आपके चलो ठीक है, आपकी बात आ गई। मनीष जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। जैसे मैंने तीसरा पॉइंट सुरेश जी इसी बात के लिए दिया था, मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण में किसान शामिल आता है कि हमने खेती को लेकर के सेकंड ये लास्ट यही बात कही थी भाई, मानवीय दृष्टिकोण से ये क्या कहाँ जा रहे हैं अपन, किसान के विरुद्ध जा रहे हैं, ये बात आपने पूरी कर दी। मनीष जी कह दो, फिर रघुनाथ जी को लेते हैं। मनीष जी क्या सबमिशन देना चाहिए? मैं मुझे 2 बातें मेरे ध्यान आई, मैंने कहा आप लोग को भी शेयर करूं। भारत खुद MSP खत्म करने का साइन करके आया WTO। भारत मान रहा है WTO की बात। तो सवाल वही है, ये सब चीजें लोगों के लिए हैं, हम एक आदर्श चीज बना लेते हैं, काफी हद तक उसके ऊपर चलते भी है। भारत चला है अभी तक पाकिस्तान के साथ सिंधु घाटी का समझौता करके, ठीक है, मैकमोहन लाइन के ऊपर हम चीन के साथ भी चल रहे हैं समझौते में, लेकिन जब जो चाहे, जब जिसका ताकत बढ़ती है वो उस चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है। दूसरा जो एक बात अभी आई है चर्चा में कि भाई सवाल ये है कि बहुत अच्छी बात अभी इन्होंने कही कि कृषि तो रहेगी, कृषि का भविष्य उज्जवल है भारत में, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जितने मालदार हम लोग हैं, इतने मालदार मुल्क बहुत कम है। लगभग दुनिया की कोई ऐसी फसल नहीं है जो भारत के किसी न किसी हिस्से में पैदा ना होती। हम सब कुछ पैदा कर सकते हैं जो दुनिया के किसी कोने में पैदा होता है, रेगिस्तान से लेके और पहाड़ों से लेके और पठार से लेके और समुद्र के तलों तक। तो भारत जैसा प्राकृतिक रूप से संपन्न देश दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। लेकिन बात वही है कि जो किसान है वो पूरी तरह से ना तो जागरूक है, ना पढ़ा लिखा है, ना उसको कुछ समझाया जा रहा है, ना उसको कुछ बताया जा रहा है। और अब धीरे धीरे जो कॉर्पोरेट है वो उस स्तर पे आएगा, क्योंकि इसका हर चीज के पीछे कारण होता है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो किसानी जो है, जो खेती किसानी जिसे हम कहते हैं, वो अब आधुनिक तकनीक और आधुनिक यंत्रों के बगैर संभव नहीं है। आधुनिक तकनीक, आधुनिक यंत्र बहुत महंगे हैं, जो कि आम किसान की पहुंच से बाहर है, क्योंकि किसान ऑलरेडी आर्थिक रूप से टूटा हुआ है। तो अगर 0.01% किसान मान लीजिए
संपन्न है, उसके ऊपर उसके पास कुछ और कहीं से आर्थिक मदद उसको मिलती है, उसके बच्चे अच्छे पैकेज पे है, उसका कोई साइड बिजनेस चल रहा है, तो इस तरह के जो अपवाद है उनको हम निकाल दें। अपवाद कभी भी किसी चर्चा का बेस नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत ये रहेगी कि जो 99% इस देश का किसान है वो आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, और क्योंकि वो आर्थिक रूप से टूटा हुआ है इसलिए वो नई तकनीक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो नई ऊर्जा नहीं डाल पाएगा, वो नए संसाधन नहीं जुटा पाएगा, और धीरे 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 जो खेती है वो उन लोगों के हाथ में चली जाएगी जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, वेल कनेक्टेड होंगे, दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को लाने में सक्षम होंगे, और वो ताकत इस देश के कॉर्पोरेट के पास है, वो किसान के या आम आदमी के पास नहीं है। तो देर सवेर ये काम होना है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जो अगर मैं कहूं कि जो हमारी जो खेती किसानी की जो कौम है, मतलब मैं धार्मिक आधार या जातिगत आधार पे बात नहीं कर रहा हूँ, खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं इस देश के, उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है जिसपे आंख मूंद के, जैसे बिल्ली सामने खड़ी है और कबूतर ने आंख बंद कर रखी है, वो स्थिति हमारे किसान समाज की है। लेकिन निश्चित तौर पर ये होगा, और ये कबूतर को बिल्ली खाएगी। बिल्ली कॉर्पोरेट है, कबूतर किसान है, और खुद सरकारें खिलवाएंगी, क्योंकि सरकार उस कबूतर को बचाना नहीं चाहती। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन पवार साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मनीष जी, बिल्ली कॉर्पोरेट बिल्ली नहीं है, कॉर्पोरेट शेर है। हाँ, मैं वहीं ला रहा था। पवार साहब आपको मैं पूछ रहा था कि जैसे अपन ने सिर्फ किसान की बात कही, मैं किसान के साथ कंज्यूमर को भी जोड़ रहा हूँ। एक तरफ कॉर्पोरेट जो शेयर खड़ा है, या ट्रंप खड़ा है, या सरकारें खड़ी है, एक देश को लूटने में लगी हुई है। हम मानवीय दृष्टिकोण के तहत इस खेती को किस तरीके से सामाजिकता और सहकारिता के भाव से आपस में बैठ करके एक ऐसे कानूनी दायरे या ऐसा कोई सिस्टम बना करके और खेती को इस तरीके से कर ले कि सारे खुशहाल हो, उपभोक्ता भी खुश रहे, किसान भी खुश रहे। सरकार ने क्या है कि एक ऐसा नाटक खड़ा करके कॉर्पोरेट को उस हाथी के दो या शेर के दो उसको पालने की अपनी एक वो ले ली, लीला बना ली इसने, इन्होंने, क्योंकि चंदा है, दूसरा है, ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। अब हम फंडामेंटली दोनों को ज्वाइंट करते हुए मानवीय दृष्टिकोण के तहत कोई ऐसी व्यवस्था करें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पे तो हमने कह दिया भाई फ्लॉप हो गया गेम, ये नहीं मानते करते। हम इंटरनल एक बाउंड्री में भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सारे दोनों मिल करके, उसमें मजदूर भी शामिल है, उस खेत वाला मालिक भी शामिल है, कंज्यूमर भी शामिल है, सब खुश रहे। यही तो भावना थी इस उर्गे समझौते में। वो दुनिया के लेवल पे सोची, मैं यही छोटे लेवल पे सोच के ही कर दूं। तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब, विदेशी को लेता जो हूं आज आपका विषय है वो उसकी सटीक एग्जाम्पल जो है वो 2014 में बासमती का एक्सपोर्ट है। आप लोगों को पता होगा, सभी जानते होंगे कि 2013 में 4,000 रुपए क्विंटल हमारी लोकल बासमती बिक रही थी, और 2014 में इस सरकार के आने के बाद वो 1,800 रुपए क्विंटल हो गई। सीधे सीधे एक मतलब एक एग्जाम्पल है इसकी। और वो हुई क्यों? हुई इसलिए कि हमारी जो सरकार आई है ये 2014 में, ये नहीं चाहती थी कि हमारा चावल जो है वो ईरान को जाए या ईरान के साथ वो बात करें, क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ बात करनी थी। आप कोई भी इस पे मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि बासमती का प्राइस जो है 2014 में क्यों गिरा। सटीक एग्जाम्पल है। ईरान में जा रहा था, ईरान ने रोक दिया, उस पर टैरिफ बढ़ा दी, तो वो डंप यहाँ हो गया, ये बात अलग है। फिर वो रामदेव ने खरीदा, उसको 18 रुपए किलो में खरीदा, 108 रुपए किलो में बेचा। वो एक दूसरी एग्जाम्पल है इसकी ट्रेड वार की, जो मतलब जो उद्योगपति करते हैं वही किया रामदेव ने। वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब तक हम, मनीष भाई जी कह रहे हैं, जो सुरेश जी कह रहे हैं, जो राम प्रसाद जी कह रहे हैं, जब तक हम किसानों को सक्षम नहीं करेंगे समझने के लिए कि भाई कहाँ नुकसान हो रहा है। अभी देखो, ये 50% एक्सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर में बासमती का था, और वो डंप हो गया क्योंकि ईरान जाता नहीं है। 25 हमारी वहां जा रही थी, 16 लाख टन जा रही थी, नहीं जा रही अब।
अब यही खाई जा रही है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि हम खुद 140 करोड़ जनता है भारत की, इसका बहुत बड़ा कंजम्पशन है। अरे मक्का आएगी बियर बनाने के लिए या इथेनॉल बनाने के लिए। अभी हम जागरूक हो जाए तो हमारे पे कहना चाह रहा हूँ कि मैं पहले से मेरी लाइन यही है कि जागरूक तो करना होगा। दूसरी बात ये है कि इनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है हमारा जो टैरिफ वैरिफ है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम खुद बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। बाकी अभी सभी जो प्रबुद्ध साथी हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी हमें मतलब इतना ज्यादा मैं देख चुका ना, अभी आपकी मतलब 50% तो एक्सपोर्ट खत्म हो गया उसका जो एग्रीकल्चर का। बाकी आपके मसाले वसाले बचे हैं, कोई कितना लगा ही नहीं सकता। जैसे भारत का फार्मास्यूटिकल है, टैरिफ ऐसी कराएगा वो ट्रम्प जो है उस पर टैरिफ बढ़ा करके बिल आ जाएगा, सारे अमरीकी मर जाएंगे जो दवाई 4 गुनी 6 गुनी में खरीद करके। तो ऐसा नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है एक तरह से। चलो वीरेश जी, आप अपने प्रतिक्रिया इस सेशन की दे दो। वीरेश जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। विषय तो हम बार बार यही उठाते हैं। देखिए, किसान की बात हम जब करते हैं तो पहले तो हम ये देख लें कि किसान है भी क्या। भाई पूरे मेरठ में मनीष जी को देख रहा हूँ कि जो वेल क्वालिफाइड होके और एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट है। ऐसे ही फिंगर टिप्स पे मेरी नज़र में लोग हैं कि जो अल्ट्रा क्वालिफाइड होके भाई जॉब छोड़ के वो जॉब की तरफ डाइवर्ट ना होके वो एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट हुए। और मनीष जी ने भी सब तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद अल्टीमेट उनका यही है कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो मुनाफे का सौदा नहीं है। यानी उनके जो कंपेरेटिव दूसरे यूथ हैं जो अपने प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, और वो उनसे शायद फाइनेंशियली बढ़िया भी हैं और सब तरह से ठीक हैं। तो वहाँ हमारा एग्रीकल्चर से मोह भंग होता है। जब एग्रीकल्चर में किसान बचा ही नहीं है तो हम रोज रोज इस बात को चिल्लावें कि भाई एग्रीकल्चर ये हो जाएगा, एग्रीकल्चर वो होगा। देखिए, अगर एग्रीकल्चर को हम पुराने पैटर्न पर करना चाहें, पुराने डर्रे पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान का लड़का उतना समर्थ आज रह गया कि भाई जैसे हम लोगों ने मेहनत की है, खेती में फावड़ा चलाया, गैती चलाई और चीज़ करी, वो कर पाएंगे। मुझे बिल्कुल कतई इस बात का भरोसा नहीं है। अब अगर इम्प्लीमेंट्स के भरोसे हम खेती करना चाहें तो इम्प्लीमेंट्स बहुत महंगे हैं, और इम्प्लीमेंट्स को लाने का गवर्नमेंट ने तरीका ना करा हो ऐसा भी नहीं है। आज ग्रुप बना के गांव के लोग अगर लेना चाहें तो एक बैंक बनता है, इम्प्लीमेंट बैंक का प्रोसीजर है, उसमें गवर्नमेंट लोन भी दे रही है 60% की बात कर रहा हूँ, दे रही है। अगर 10-20 किसान जुड़ के अपने खेत एक करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि हमने वहाँ आसाम में सैकड़ों किसानों की खेती के लिए पूरा फार्म एक बनाया, उनसे परमिशन ली। उन्होंने कहा भाई हमारी जो बड़ी मेड़ है उसको तो आप तोड़ लो, लंबी मेड़ हमारी छोड़ दो। हमने वहाँ लंबे लंबे खेत हैं इसी तरीके से बटे हुए, हमने बड़ी मेड़ तोड़ी और उसमें वो चला दिया अपना रोटावेटर हैं, हमारे बड़े रोटावेटर, बड़े ट्रैक्टर हैं 55 हार्स पावर 60 हार्स पावर के, वो चला के खेत लेवल करके लंबे लंबे उसमें आधा किलोमीटर के हमारे वो हैं पूंड गन्ने के, 5-5 फीट पे हमने ट्रेंच विधि से बोया और बड़े आराम से काम हो रहा है। इम्प्लीमेंट के जरिए छोटा ट्रैक्टर उसमें काम कर रहा है, बड़ा कर रहा है। तो मैं खुद इसमें एक एग्जाम्पल हूँ कि अगर किसान मेरे पैटर्न पे ही खेती करें आके गन्ने की, तो बहुत सारे किसान एक जगह जुड़ के उनका लेबर कॉस्ट भी कम आ जाएगा, उनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हार्वेस्टर भी ले आएंगे, सारी चीज़ करके वो खेती कर लेंगे। और गन्ने का ये है कि खाली चीनी का पैटर्न नहीं है, आज गन्ने से एथनॉल भी बनता है, और इंटरक्रॉपिंग करके उसमें हम जो है चुकंदर की खेती करके, मक्का की करके, दूसरी चीज़ों की करके उनसे एथनॉल बना सकते हैं। एथनॉल प्रोडक्शन भी बहुत ईजी है और एथनॉल की कंजम्पशन भी है। एथनॉल अपने आप में कैश क्रॉप हो जाएगा। तो रास्ते तो हैं अगर हम बढ़ना चाहें। इनके चक्र से बच के जो इनकी टैरिफ चक्र हैं वो हैं, अगर हम आपस में विचार करके, जो प्रगतिशील लोग हैं जिनका चिंतन है हमारी तरह से, जो सोचते हैं इस बारे में, तो देर से वे
अगर इफ देयर से विल देयर विल बी ए वे, मैं अश्योर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हम खुद एग्जाम्पल हैं। 1100 बीघे की खेती मेरा अकेला बेटा कर रहा है। 1100 बीघे, एवरीबॉडी विल सरप्राइज अबाउट। सुनो मैं आपको विलेती मुमकिन है, बताऊं, लेकिन मैं बताऊं कि ये मुमकिन है जी। मैं इसलिए बात जी। ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति आए और कानून का हवाला दे करके दस्तखत करके चला जाए कि मैं इतना टन मक्का भेजूंगा और वो मक्का यहाँ आ जाता है, इतना टन मैं ये चीज भेजूंगा तो वो चीज आ जाती है। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के नाते कोई सरकार का कोई कानून, कोई कायदा हमने क्यों लिया? ये टॉपिक लेने के पीछे लॉजिक यही था कि यार ये दुनिया तो करेगी, किसान की छाती पे मूंग दल के हम दाल नहीं पैदा कर रहे हैं, हम तिलहन नहीं पैदा कर रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि ये काम हो, हम घी के पाम ऑयल से काम चला रहे हैं। ये सारी सरकार की पॉलिसीज प्रो कॉर्पोरेट है। प्रो कॉर्पोरेट के अंदर दो देशों का टैरिफ का एक झगड़ा फंस के कहा कि चलो करके, तो मेरे दिमाग में ये थी कि भाई एग्रीकल्चर पे टैरिफ को एक तरफ साइड में कर दो। जब हमने समझौता किया है दुनिया के लोग आराम से रोटी खाएं करें एक दूसरे के साथ, उसमें कंज्यूमर शामिल आ गया, उसमें कोई कोरा किसान नहीं है कि, क्योंकि कॉर्पोरेट के गिद्ध दृष्टि ने इंटरनेशनल सेटअप पे, क्योंकि ट्रंप इटसेल्फ इज ए कॉर्पोरेट, ये बहुत बड़ा अपना व्यापारी है। जब भारत जैसा देश, जैसा मनीष जी ने कहा और इन्होंने कहा कि हम वो देश हैं जहां हर चीज पैदा कर लेते हैं, अब ऐसे के अंदर कॉर्पोरेट घुस रहा है, वो कब्जे कर रहा है। सुरेश जी ने भी ये बात कही, तो आप एक कॉर्पोरेट के हिस्सा बन के तो रह सकते हो, जैसे आपने ये किया बड़ा किया, तो आप कॉर्पोरेट के साइड बाई एक पार्ट एंड पार्शियल उनके साथ एक अटैच पार्ट हो गए। हम ये कह रहे हैं कि यार दुनिया कैसे खुशहाल रहे और उसमें किसान जो बिल्कुल खुद अपना खेती कर रहा है वो कैसे अपने तरीके से थोड़ा बहुत रो। अब वो मॉडल जो है वो टैरिफ की जाल में फंस रहा है, तो मैं उस टैरिफ के जाल से एग्रीकल्चर को बड़ा साइड में मान रहा हूं कि भैया टैरिफ का जाल तुम्हारी दूसरी चीजें लड़ियों पे लगा, दुनिया पे लगा, कुछ भी बुशर्ट पैंट किसी पे लगा ले, लेकिन खेती पे मत लगा। खेती का थोड़ा सा दिमाग लगा, क्यों मत लगा कि तुमने सबने हमने एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट की हम लड़ाई करने के लिए आज एकत्रित हैं, भाई इस एग्रीमेंट को हम कैसे लागू करेंगे। यार ऐसे कैसे तुम बेच दोगे मक्का, तुम्हारी क्या दुकान थोड़ी है यहाँ, यार हम मक्का कर लेंगे पैदा। अब ये कौन सा करें, क्योंकि हम कोई अफीम बोना नहीं, नारकोटिक वाली भी मान लो हमने समझौता कर लिया भाई इस तरह से हम बोएंगे जो खाने पीने की चीज है और ये बोएंगे। अब ये सारा ढांचा एग्रीकल्चर के इस डॉक्यूमेंट पे आया, डॉक्यूमेंट पे आया तो फिर टैरिफ ने क्या झगड़ा कर दिया, भाई टैरिफ तो कम करना था हमें। अब टैरिफ कम होगा इसके ऊपर को, जैसे बाल की चीजें लाने के अंदर हम किस तरह से लगाएं या टैरिफ बहुत बड़ा लगाएं। अब ये इधर कम का कह रहा तो हम लगा दें मक्के पे दुनिया भर का टैरिफ, ला मक्के देखे, लेकिन ये हमें तो सरेंडर हुए पड़े हैं सारे का। हाँ तुम फिर ही ले आ तो तू मेरा चाह माल ले जा नहीं ले जा, मेरे तो मक्का ला के पटक दे मेरा। तो ये जो चीजें ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में हम फंस गए ना, यहाँ हम कहाँ हैं। हाँ हनुमान जी वही इंटरवीन कर रहा था। मैं थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे लिए WTO की शर्तों में रहना जरूरी है क्या? हम विषय को यहाँ बदल ना लें थोड़ा सा कि WTO में हम क्यों खड़े हैं, हमें जरूरत है क्या WTO की, क्यों शर्तों को माना हमने WTO की, क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चलता? ये भी तो थोड़ा डिस्कशन का विषय है ना यहाँ। भाई देखो अब विषय जो है ना सुरेश जी, आप इस बात को समझना कि AOA के एग्रीमेंट में टैरिफ ज्यादा कम करने की बात कही है। टैरिफ ज्यादा होने से तो पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, गेहूं ले जाके वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट, अपन तो कर नहीं रहे हैं। उस टैरिफ का हमें तो कोई फायदा मिलता नहीं। इससे अच्छा है कि यार हम तो कम से कम खुशहाल रहे। क्या ऐसा इस मतलब ऐसी एक है कि भाई 36% कम करेंगे, 24% कम करेंगे, हम नीचा करेंगे टैरिफ और ये सारी बातें करेंगे। सुरेश जी और मनीष जी आप एक 2 मिनट में इस पे टिप्पणी करना। इससे एक्सपोर्ट होने से फायदा है तो लगा लो भाई टैरिफ, और नहीं है फायदा तो हम कहाँ हैं आखिर। जैसे आपने सुरेश जी बिल्कुल सही कहा कि खेती वाला मामला तो ठीक है, इनको कॉर्पोरेट को धन आ जाएगा और आपसे कुछ चीजें लेके ये एक्सपोर्ट कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे कर देंगे। तो हम तो कहते हैं क्यों लगाए भाई टैरिफ, कम ही लगा, हमारे यहाँ भी हो जाए।
या टैरिफ लगाने से हमें क्या मजा, हमें तो कुछ मिलता नहीं। टैरिफ का मजा तो वो जो व्यापारी है उसको मिलता है, टैरिफ बढ़ा तो उसको बढ़ा। अब एओए कह रहा कम करो, कम करो तो ठीक है भाई, कोई बाहर की चीज भी हमें सस्ती आएगी। टैरिफ यदि कम होगा तो तेल आ रहा तो सस्ता नहीं आएगा, हमारा खाद्य तेल है, हमारे पास में दाल नहीं है तो सस्ती नहीं आएगी टैरिफ कम होगा तो। जब इनको टैरिफ कम करने की बात कही है तो आयात और निर्यात दो फैक्टर ऐसे हैं जो किसानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे हैं और कंज्यूमर को भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये दलाल बीच में फंसा हुआ, ये करके इस एग्रीमेंट को फेंक करके, और ट्रम्प साहब ने कह दिया हाँ भेजो भेजो भेजो, जहाज भर के भेज दिया, तुम भेजो इधर, मैं वो क्या मेरे वाला टैरिफ लगा दे, वो क्या मेरे वाला लगा। हम कहीं है ही नहीं यार, हमारे तो मतलब ही नहीं है टैरिफ लगे नहीं लगे, हमें तो ये एक टैरिफ का कम हो तो उल्टा ज्यादा ठीक है, हमें दाल सस्ती मिलेगी, तेल भी सस्ता मिलेगा। हमारे तो ज्यादा से ज्यादा बासमती चावल पे 2 रुपए मिलेंगे, वो मिलेंगे कितने मिलेंगे, वो भी उसको मिलेंगे जो टैरिफ लेगा, वो वहां से करके सरकार को मिलेगा कुछ तो, और कुछ उस व्यापारी को मिलेगा। इस पे 2-2 मिनट की अपनी बात को रखो कि हम क्या ये एओए का झमेले को लड़े तो भी कोई, कई बार तो मुझे लगता है ठीक है मरने दो यार, इसमें क्या करना, क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम ही खाए लेंगे कर लेंगे। तो एक बड़ा पेचीदगी पूर्ण आयात निर्यात नीति है, और इधर ट्रंप ने कह दिया कि बढ़ाएंगे तो तू बढ़ाएगा भी क्यों भाई, कम कर, कुछ चीज सस्ती मिलेगी, हमें भी तेल सस्ता मिलेगा, दाल सस्ती मिलेगी। सुरेश जी और फिर मनीष जी। टैरिफ की बात है, टैरिफ से बड़े बड़े टीवी खाओ नहीं पता है क्या है, और ना हम उसका कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अखबार में पढ़ सकते हैं टैरिफ ये लग गया, टैरिफ वो लग गया, इतना कम हो गया, ज्यादा हो गया। टैरिफ के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। एओए में तो सुरेश जी कह रहा है भाई कम करो, एओ का जो एग्रीमेंट मैं मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं आपके बीच बात लाया हूँ ना, तो ये है कि भाई 36% कम करोगे 6 साल में, टैरिफ कम करो ताकि दुनिया को भोजन सस्ता सा मिले, तो ठीक है मिलने दो भाई, सस्ता मिले। सर वो एग्रीमेंट पे फिर आगे आप अभी क्या बताएं इनका, अभी हम क्या कह सकते हैं, ना तो टैरिफ लगाने वाले ना हम भुगतने वाले, हम तो टैरिफ के बारे में सॉरी मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, क्या बलबूते में नहीं हमारे में। हाँ एक बात जरूर कहूंगा, अभी वीरेश जी ने भी कहा कि एक जुमला बहुत सटीक छोड़ा हुआ है इन्होंने कि किसानी घाटे का सौदा है। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा फायदा सौदा ही ये है। कौन कहता है किसानी घाटा सौदा है? एक भी आदमी बता दे मेरे को किसानी घाटा सौदा करके दिखा दो आप। लेकिन ये जुमला इतना जबरदस्त छोड़ा हुआ है, इतना वायरस छोड़ा हुआ है कि किसान डर जाएंगे इसका, घाटा सौदा छोड़ जाए इसको। ये घाटा सौदा कॉर्पोरेट क्यों कर रहे हो भाई? वो क्यों जमीन के पीछे पड़े हो? घाटा सौदा है तो हाँ जरूरत है हमें संगठन की, हमें अवेयरनेस की, हमें उसकी। बिल्कुल भी किसानी घाटा सौदा नहीं, इस जुमले को फिर थोड़ा अवॉइड करो सर। ये जुमला तेरा दिया है किसानों में, घाटा सौदा छोड़ो और कॉर्पोरेट आते हमें दे दो भाई फिर फायदा कैसे हो जाता है ये? चलो मनीष जी आप क्या कहेंगे? मनीष जी। हनुमान राम जी मैं अभी 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, आप इतनी किसी और को ले लीजिए। चलो पवार साहब आप कह दो, फिर मैं सुवालाल जी आए हुए हैं उनसे ले लो, तो फिर अपना टाइम भी हो रहा है। हाँ नटसेल में तो नटसेल यही है कि हमें कोई खास इससे फर्क पड़ना नहीं है, और अभी ये खाली हम सोच रहे हैं कि साहब मक्का आ जाएगी आ जाएगी हो जाएगी, इतना हमारे किसान जो है बेचारा वो वैसे ही दुखी है। अभी जरूरत जो है जागरूक करने की, मेरा तो यही। थैंक यू सर जी। चलो सुवालाल जी आपने कुछ सेशन आधा अधूरा जो भी सुना उस पे अपनी कोई टिप्पणी दे दो। फिर मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे तो कह दो आप पहले, फिर सुवालाल जी को ले लेते हैं। मैं यही कह रहा था हनुमान राम जी कि देखिए हमारा जो आपका जो ये एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल पंचायत वाला, इसका मेन उद्देश्य है जागरूकता को फैलाना, चीजों को समझाना। ठीक है, हम लोग जो 8-10 लोग हैं, कभी 20-25 हैं, कभी एक टाइम पे 50 लोग भी इकट्ठे हुआ करते थे। जब इसके अंदर हम किसी भी विषय को डिस्कस करते हैं तो उससे में हमें बहुत सारी नई जानकारियां एक दूसरे से हम लोग साझा करते हैं। मतलब ये कोई मतलब बेसिकली चर्चा का प्लेटफॉर्म है, ये कोई बहस जीतने का प्लेटफॉर्म नहीं है।
और चर्चा में क्या होता है कि जानकारी मिलती है। तो हमारा जो आज का आपका विषय है, इसके ऊपर जो भी हमारी चर्चा हुई, और उसमें चाहे किसी ने एक बात सीखी या 2 बात सीखी, पर हम सब ने कुछ ना कुछ सीख लिया। अब हमारा काम ये है कि हम जो कुछ सीखा है इस प्लेटफॉर्म पे सीखे, किसी और पे सीखे, किसी और इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे भी हम सब लोग जुड़ते ही हैं अलग अलग व्यक्तिगत हैसियत से। तो हम जैसे लोगों का तो हनुमान राम जी का काम है, ये दायित्व है कि हम अपने समाज में जाके उन चीजों को, जो नई जानकारी, नई बातें, नया दृष्टिकोण हम लोग सीख रहे हैं, उसपे बातें करें, उसपे चर्चा करें, और हर उस चीज पे चर्चा करें, चाहे सामने वाला उसे समझ रहा है कि नहीं। अगर हमने 100 आदमी से चर्चा करी, एक आदमी हमसे एक सवाल पूछ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जो एफर्ट है वो एक आदमी से कहीं और 100 आदमी को बताएगा। एक जागरूकता समाज के अंदर आ सकती है। आपके पास कुछ दूसरा तरीका भी नहीं, तो प्रॉपर। तो इन चीजों को जो कर रहे हैं, काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा और गंभीरता लाए, थोड़ा सा जो के गाँव में बनाए, जो विषय है उसकी तरफ केंद्रित करें। और प्रॉब्लम हमारा सभी का एक ही रहता है कि ये समाज के अंदर समाज के कैसे चर्चा कर सके, क्या फायदा है। तो मेरे ख्याल से यही लगता है हमें जो ये ट्रेन लॉर्ड है कि खेती के डॉक्टर वाले जो प्रभाव, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। सरकार की जो एक उदासीनता है किसानों के प्रति, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो सरकार के प्रतिनिधि उनसे करना चाहिए, जो इनके फोरम्स में उनके ऊपर बात सभी को बात करी, आप लोगों के कभी को सुने, और एक किस्से से मैं सबकी बात को खत्म करूँ। एक माँ के 2 बेटे, एक बेटा तो वो था जो रोज उसमें नकल निकालते थे, मुझे आज इस पे कम है, आज ये रोटी मोटी है, आज ये मुझे बढ़िया नहीं बनाई, आज तेरा आटा ठीक नहीं है। तो नतीजा ये होता था कि जो लड़का रोज शिकायत करेगा, उसने तो सारी जिंदगी बहुत बढ़िया रोटी खाई, और जो बेचारा सुबह कुछ कहने नहीं था, उसने सारी जिंदगी खराब हो। तो ये जो हमारा किसान है, खराब रोटी खा रहा है, इसे अपने बारे में, अपनी बातों के बारे में कहना चाहिए, बोलना चाहिए, मुखर होकर बोलना चाहिए, और हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा। मेरे ख्याल से इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चलो धन्यवाद। सुवालाल जी, आप अब टॉपिक को एंड कर दीजिए, टाइम भी हो गया अपना। सुवालाल जी, आपने जितना सुना उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दो। मुझे लगता है कि ये बहुत दूर। हेलो। हाँ बोलिए। मैंने सुना तो कम है, और अभी तो टाइम है, अभी तो 12:35 हुई है। देखिए, ऐसा है कि ये जब इंडिया की एग्रीकल्चर के बारे में मेरे पास कुछ डेटा फैक्ट है। देखिए, पहला तो यह है कि इंडिया पिछले 200 साल में कोई इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं रहा है। जो भी वजह रही है, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं थे, मैन पावर नहीं थी, लेकिन जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, चाहे पहले ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की हो या बाद में आजाद होने के बाद में, तो 200 साल में तो ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं है। और जो रहा है वो एग्रीकल्चर रही है प्रोडक्शन में। लेकिन एग्रीकल्चर में खाली लेबर और कंजप्शन का ही रहा है, मतलब खाने के लिए पैदा कर लो, और एक आजीविका के लिए, नाम मात्र के लिए एग्रीकल्चर यहाँ रही है।
आजादी के बाद देश ने इस एग्रीकल्चर को उस तरीके से बढ़ावा नहीं दिया, और जो भी बढ़ावा दिया था खाली तत्कालीन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी को लेके हो, या फिर अगर ये थोड़ा बहुत इस जो साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर बढ़ावा दिया गया, लेकिन ये कभी नहीं किया गया कि एग्रीकल्चर को इस देश का इकोनॉमी का इंजन बनाया जाए, एक एक्सपोर्ट का सोर्स रखा जाए। ये दो काम हुआ नहीं एग्रीकल्चर पे। अब देखिए, ऐसा है कि दुनिया में जो रिवर वाटर की जब बात करते हैं तो इंडिया में 17% रिवर वाटर है, दुनिया का 17%। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 17% वाटर जो रिवर वाटर है वो 70% तो पोल्यूटेड रिवर्स है, और जो ये पोल्यूटेड रिवर्स है वो इस इंडस्ट्री और अर्बन एरिया से ही पोल्यूशन होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी रिवर्स है जो मतलब कि जिनका वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल भी नहीं है। दूसरा ये है कि इस पॉइंट मेरा कि दुनिया में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर के मामले में देखा जाए तो 34% मतलब वेराइटीज फूड और फ्रूट्स और जो सब्जियां है उनकी 34% इंडिया में है, मतलब कि अभी उनका अस्तित्व है, उनमें क्वालिटी है। लेकिन फिर भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल के एक्सपोर्ट में कोई खास नहीं है, कोई एक दो नाम पर चलता है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं रहती है। अब सवाल इसी बात का है कि जो WTO है वो अभी तो वाशिंगटन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका तो इससे बाहर हो गया है। तो अब ये जो वाशिंगटन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे तो उम्मीद हो नहीं पाएगी कि इंडिया जैसे कंट्रीज अपने एग्रीकल्चर के राइट्स से को बचा सके, रिसोर्सेज को बचा सके, या एग्रीकल्चर को एक ट्रेड का कमोडिटी बना के और उसका कोई बेनिफिट मिले। अब सवाल यही रहेगा इस देश में कि आप एग्रीकल्चर को बहुत पीछे छोड़ दिए हो और आपने उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जो इंडस्ट्री खाली इंपोर्ट बेस्ड पर चलती है। हमारे इस समय जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंपोर्ट बेस्ड पर चलती है। तो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो ग्लोबल जो सप्लाई चेन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो या कंजप्शन रेडीमेड मटेरियल की हो या एंड यूज मटेरियल की हो, वो सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। तो अगर ग्लोबली सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो हमारा भी जो आज का जो इंडस्ट्री जो है इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। और ये जो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेस्ड भी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री पर चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट चाहे वो प्राइवेट करे या सरकार कैसे भी करवाए, तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये कुछ से टिकता भी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ भी नहीं टिक पाता है। तो हम ऐसी इंडस्ट्री को क्या फायदा जो एक तो इंपोर्ट बेस्ड पर हो, दूसरा ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड पर हो बहुत ज्यादा। तो इससे अच्छा है कि इस प्रकार की जो इंडस्ट्री है, जो स्पून फीडेड इंडस्ट्री में बोलता हूँ, स्पून फीड हो रही है, इसको बदल के आप एग्रीकल्चर को सीधा इंडस्ट्री कर दीजिए जो इंपोर्ट बेस्ड नहीं होगी, जो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट बेस्ड भी नहीं होगी, और बल्कि ये आपको एक्सपोर्ट के लिए सफिशिएंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स और भी जो प्रोडक्शन है वो ग्रेन सब उपलब्ध होगा। लेकिन सवाल यही है कि प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट की है उसमें एग्रीकल्चर है नहीं, और एग्रीकल्चर से लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में है नहीं। और चलो मैं शिवालाल जी, मैं आपने ही जो सवाल बात किया है मैं उसी को बात, क्योंकि
मैं उल्टा चला था टैरिफ से। आपने एक बात कही, मैं सबसे एक एक मिनट में इनका जवाब लूंगा कि एग्रीकल्चर को इकोनॉमी का इंजन नहीं बनाया। भारत सरकार पिछले 3 बिलों से लेकर के अभी तक यही कह रही है कि भाई तुम्हारे से जो स्मॉल फार्मर हैं, छोटे जोत वाले लोग हैं, ये नहीं समझ सकता। इकोनॉमी का इंजन आप नहीं बना सकते, पेट भर सकते हो जो कुछ भी है, ये छोटा मोटा है। अब रहा सवाल कि भाई इन्होंने कहा क्लस्टर बनाएंगे हम पूरे इकोनॉमी को, इसलिए पीयूष गोयल साहब, उन बिलों में पीयूष गोयल ज्यादा घूम रहा था एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बजाय। हम खेती पे कब्जा किए, खेत के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। इकोनॉमी का इंजन बनने के लिए सरकार के पैसे चाहिए, सरकार लगाने को तैयार है, इंडिविजुअली देना नहीं चाहती, एफपीओ बना के देना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि भाई तुम क्लस्टर बना लो, कर लो, और तुम एज ए लेबर अपना काम कर लो। हम अपनी ईगो लेके बैठेंगे, हम कैसे लेबर हो जाएं। ये मंडी वाले तो बीच में यूं ही कूद गए मार्केटिंग के हिसाब से। ये तो लोकल इंटरनल सप्लाई चेन थी। सरकार चाहती है कि नेचुरल फार्मिंग हो, जिसकी डिमांड बाहर है, क्लस्टर फार्मिंग हो, झींगा मछली हम समुद्र से भेजें, केले और फ्रूट वगैरह सारे कुछ भेजें। तो ये जो पूरा भारत का जो कल्चर है, जिसको सिस्टम है या इसका ईगो है, वो इसको इकोनॉमी का इंजन बनने के अंदर सारी यूनियन, सारे हम लोग सब एक ट्विस्ट कहते हैं फार्मर मर रहा है। फार्मर की परिभाषा क्या हो? फार्मर आप सब मिलके एपीओ इज आल्सो ए फार्मर। आप हो जाओ ना एक, जैसे विदेश जी ने कहा भाई मैं खेती कर रहा हूँ, कुछ लोग मिले हुए कर रहे हैं। अब ये जब ढांचा बदल नहीं पा रहे हो तो इकोनॉमी का इंजन कैसे बने? किस तरीके से बनाना चाहते हो? इनकी सोच ये है कि हम इकोनॉमी का इंजन बनाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर माल बिकता नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ है। तो इसलिए सुवालाल जी आप कहो फिर इस बात पे 2-2 मिनट क्यों, क्योंकि ये टैरिफ का मेरा सवाल वहीं से शुरू हुआ था, नीचे से मैंने शुरू कर दिया। बेसिक बात ये थी कि भाई करना क्या इस खेती को, किसी को कोई है कि नहीं है, इंडिविजुअली हम लिए बैठे हैं, क्या ये सही है या ये गलत दिशा में बढ़ रहा है ये मामला? सुवालाल जी आप 2 मिनट में अपनी इसी पर्टिकुलर बात पे को, फिर सुरेश जी, मनीष जी, विदेश जी, सबसे मैं एक मिनट ले लेता हूँ, 2-2 मिनट में जो भी है। हाँ देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि भाई इस एग्रीकल्चर को किस तरीके से बनाया जाए। देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा, मिजोरम स्टेट बनाने के लिए सरकार चाह रही है, लेकिन हम हर्डिल हैं। सरकार तो कह रही है ना ऐसा करो तो। नहीं, वो सरकार जो कह रही है वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए मिजोरम स्टेट है, यहाँ से पाइनएप्पल, जिंजर, टर्मरिक और भी एक्सपोर्ट के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ सरकार ने कहा है कि भाई हम तैयार, आप आगे बढ़िए। तो आपने कहा कि सरकार खर्च कर सकती है, तो जेरी और भी जो है प्रोड्यूसर है, उन्होंने अपने आप में एक यूनियन बनाई, एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन। सरकार उनको पैसा दे रही है, फैसिलिटी उपलब्ध करवा रही है, और इससे ये हो रहा है कि जो फार्मर्स ने जो इन 3 चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने एसोसिएशन बनाई और उन्होंने ये प्रोडक्शन करना शुरू किया। आज मिजोरम थोड़ा बहुत, अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है जब ये नई सरकार आई यहाँ पर, राज्य सरकार। इस साल ही मिजोरम ने पहली बार एक्सपोर्ट करना शुरू किया, पाइनएप्पल भेजी, जिंजर भेजी, टर्मरिक भेजी। तो अगर जैसे आपने कहा है कि भाई किसान है वो उस तरीके से आते नहीं है, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन, फोरम, एसोसिएशन बना के, मिजोरम सरकार ने किसानों से अपील की कि भाई आप आइए, हमारी ये योजना है और इसमें आप रजिस्टर, किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और अपने एसोसिएशन बना के। तो ऐसा रेस्ट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं हो पाता है? किसान ऐसा क्यों नहीं कर पाते? थैंक यू। चलो मनीष जी, अब ये बताइए कि कोऑपरेटिव के मार्फत अमित शाह जी ने अपना है, अब अपनी क्या चिंताएं अलग है? एक तो क्या होगा, कोऑपरेटिव पे कब्जा करेगा आरएसएस वाले करेंगे या ये लोग करेंगे, इसलिए एक तो वो भय। एक ये है कि हमें पारदर्शिता का ढांचा नहीं लगता, ईमानदारी नहीं लगती, ये पैसे जो अमूल में खा रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं। सरकार बैठ के और हमारे साथ में उस तरीके से बात नहीं कर रही है। वो
थोप करके तुम एपीओ बना लो, मैं ये तुम्हें दे दूंगा। अरे मुझे एपीओ बनाने के फायदे बता, फिर तुम मुझे दे देगा इसकी गारंटी दे। ये बात मेरे बिल्कुल, मैं पिछले 3-4 साल से एक इनकी लाइन पे और संसद सुन के देख रहा हूं कि ये इकोनॉमी का इंजन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव के हाथ में देके बनाना चाहते हैं, फार्मर के हाथ में नहीं चाहते। आप वहां के टॉप के किसान हो, अब आप इसमें लीड करना चाहो, लेकिन नहीं करने देंगे। वो कुछ ऐसी मतलब अपनी टांग अड़ाएंगे उस तरीके से कि आप उसमें नहीं कर पाओगे, आप कहीं कहीं हर्डिल में आ जाओगे, आप वो चुने नहीं जाओगे। चुनाव का ऐसा फंडा डाल दिया और कोऑपरेटिव का भी सिस्टम ऐसा नहीं किया कि जिसमें किसानों को इसमें अंदर ले लिया। ये जो मंडी ये ट्रेड है, लोकल ट्रेड है, ये तो ये लोकल कंजप्शन की बात है। एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट की बात के अंदर हमें ये है कि हमें एक मॉडल, ये सरकार जबरदस्ती अपना कह रही है, लेकिन मैं भी बार बार इन बातों पर विरोध इस बात के लिए करता हूं कि तुम कोऑपरेटिव के मल्टी स्टेट ढांचे को हमें पारदर्शिता में दो। तुमने जो बनाया वो कानून हमें पसंद नहीं। तुमने ऐसा कानून बनाया कि अध्यक्ष होगा वो होगा, वो तुमने जैसे यूनिवर्सिटी पे कब्जा किया वैसे कर लोगे, ऐसे हमारी खेती का हो जाएगा, तब हम भाषण ये लगाते हैं। लेकिन बेसिकली हम यदि इकोनॉमी का इंजन बनाना चाहते हैं तो उसमें किसान नहीं आता। वो सुरेश जी वाली बात है, किसान तो नहीं आता, कृषि का भविष्य है उज्जवल, अरे कृषि का भविष्य उज्जवल करके रहेंगे, ये खेती को अपना करके, ये हमारी चिंता है। तो क्या रास्ता है, मतलब कौन से दिशा में बढ़े? क्यों नहीं किसानों को बैठ के ढंग से बात कर पाती सरकार? उनको लेकर के बीच में डाल रही है कि तुम करो इसका काम को, क्लस्टर बनाओ, एक गले में डाल दिया, पूरा का पूरा ढांचा का ढांचा अडानी के खाते में डाल दिया। सरकार अपने हाथ में लेना नहीं चाहती, बढ़िया के हाथ में डाल करके, और हमें कहते हैं कि तुम सब इनके पीछे पीछे हो जाओ और मजदूरी करते रहो और करो। ये हमारी शंकाएं हैं, जबकि इकोनॉमी का इंजन उस लाइन के सिवाय बन नहीं सकता। आप कमाते रहो, खाते रहो, ठीक है, अपने बच्चे पालते रहो। मनीष जी देखिए, ये तो सरकार की मंशा पहले दिन से ही साफ है कि ये कॉरपोरेट को खेती को देना चाहते हैं। जितना भी हमारे देश में जो खाद्यान्न का जो व्यापार है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट है, और चाहे वो मार्केटिंग है, तीनों चीजें सरकार ये चाहती है कि पूरी तरह से कॉरपोरेट के हाथ में चली जाए। कानून जो आए थे 3 काले कानून, वो भी इसी श्रृंखला का हिस्सा थे। उसका विरोध हो गया, उसमें काफी आंदोलन चल गया। तो अब इन्होंने, मनीष जी, आप करते नहीं और दूसरे को करने नहीं देते, इसका जवाब दो। हाँ, मैं आपसे तो होता नहीं ना, आप तो, हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो अब इन्होंने ये कॉर्पोरेट वाला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है, अब ये फंडा लेके आए। ये भी किसान के लिए नहीं आया है, ये भी कॉर्पोरेट के लिए आया है, और ये 3 कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। भले ही इस पे आंदोलन ना हो रहा, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि 3 काले कानून में तो फिर भी बच जाते, इसमें बचने की रास्ता आपके पास नहीं है। अब सवाल ये है कि किसान क्या करे। किसान, भाई आपका एक मोटा सवाल ये है कि भाई किसान, सरकार तो चाह रही है कि आप मेन स्ट्रीम में आओ और अर्थव्यवस्था का इंजन बनो, लेकिन किसान नहीं बन रहा। देखिए, किसान बन भी नहीं सकता। ईमानदारी की बात यह है, अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें, एक किसान के तौर पे देखें, मेरा काम है कि मेरे पास जो पर्याप्त भूमि है, वो चाहे छोटी जोत है या बड़ी जोत है, मैं उसमें अपनी बढ़िया से बढ़िया उत्पादन पैदा करूं। अब मैं उस उत्पादन को पैदा करने के लिए मेरे पास सदियों का, अपने पुरखों का एक ज्ञान है। उस ज्ञान पे आधारित मैं अपनी कृषि करता हूं। धीरे धीरे नए नए अनुसंधान जो मेरे पास आसपास आ रहे हैं, वो YouTube से मैं सीखूं या किसी कृषि विश्वविद्यालय से सीखूं, या जो ये कंपनियों के एग्जीक्यूटिव आते हैं, ये बता देते हैं फला दवाई ले लो जी, फला बीज ले लो जी, इसका बढ़िया है। हमारे यहाँ जो चीनी मिल वाले हैं, उनके कामदार आके समझाते हैं जी, मिल ने ये वाला गन्ना बैन कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, अब ये वाली वेराइटी बनाओ। तो हमारे पास अपने आप को अपग्रेड करने की साधनों से हम अपनी कृषि की उपज को बेहतर कर सकते हैं, वो निरंतर हम कर रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ पिछले 10-20 साल का, 50 साल का डेटा उठाओगे, तो भारत के किसान ने अपनी उत्पादकता को निरंतर बढ़ाया है। वीरेश जी को ले लूं। वीरेश जी, आप क्या चाहेंगे? मैं इसे समाप्त कर देता हूँ 1 सेकंड में, कि हम अपना उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, हम उसमें सक्षम हैं, लेकिन क्योंकि कृषि उत्पादन का सीधा संबंध देश की 140 करोड़ जनता से है, इसलिए उसके उत्पादन का रेट जब तक किसान को नहीं मिलेगा, और वो सरकार के हाथ में,
आप चाहे अच्छा। एफपीओ पे जाओ चाहे सरकार पे जाओ, ठीक बात कैसे है, बात आ चलेगा? गई। ठीक बात है आपकी आ गई कि भाई इसी आदमी को आप खड़ा करो, जो आदमी बैठा है इसी को खड़ा करो, इसी को एमएसपी दे करके आप करो। ये जो दूसरी साइड वाला जो गोरख धंधा आपने अपनाया है, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो चाहे इसका है, ओवरऑल करके किसान इसमें शंकित है, किसान आपका भरोसा नहीं करता है, और किसान को आप तो कह रहे होगा हम इसमें आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमें आपका भरोसा नहीं है, क्योंकि सारे कानून और सारे कायदे कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मान लो वीरेश जी गन्ना उगा रहे हैं या कुछ भी उगा रहे हैं, लेकिन अडानी की नजर इन पे पड़ते ही है, इनको सस्ते में लेकर के इनको भी साइड में लगा देंगे और अपना काम करेंगे। वीरेश जी 2 मिनट में अपनी टिप्पणी दो, फिर सुरेश जी और मनाराम जी नेचुरल फार्मिंग पे कहेंगे। डिमांड है नेचुरल फार्मिंग की, तो क्या आखिर जी किसान क्यों नहीं मान देखिए, टाइम की बंदिश भी अपने आप में एक बात है, बड़ी बात है। लेकिन बात जो कहनी चाहेंगे हम, यहाँ विषय लेना चाहेंगे, विषय हमारा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के जो हमारे इंटरप्शंस हैं, पानी सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने है। गन्ना हमारे यहाँ मेन क्रॉप है, लेकिन गन्ना उगाने के लिए प्रति किलो चीनी 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यही बात एथेनॉल के साथ है और यही बात हमारी धान के साथ है। 3 हमारी यानी 2 हमारी प्रमुख फसलें, और इनके उत्पादन को देखते हुए हमारे वो बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं। तो ये चीज हमें एग्रीकल्चर से विमुख कर रही है सबसे ज्यादा। आज पानी सबसे बड़ी समस्या, हरियाणा में खारा पानी है, राजस्थान में खारा पानी है, खारे पानी से खेती नहीं हो पाती है, वर्षा के पानी पे हम निर्भर करते हैं, वर्षाएं कम हो गई हैं। तो ये सारी बाधाएं किसान के सामने है। किसान ठीक है, मैं बात समझ गया खेती आपकी। कॉर्पोरेट के पास कंपनी जाएगी। कंपनी सवाल है कंपनी एक बड़ा बनाएगा। सवाल, हनुमान जी, हाँ हाँ बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कारपोरेट के साथ सरकार जुआ खेल तो रही है। क्या कॉर्पोरेट इस खेती में सफल हो पाएगा? अगर कॉर्पोरेट सफल नहीं होता है तो हो किसान पाएगा। तो करने लायक नहीं रहेगा। नहीं जी, वो हो और पाएगा। उसको ये पैसे अपना मिलेंगे पल्ला झाड़ के बैंकों चले से। जाएंगे। वीरेश जी उसको पैसे मिलेंगे, यही बात मैं कहना चाह रहा था। उसको पैसे मिलेंगे, वो कंपनी बना के काम करेगा, कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी सोसाइटी बना के काम करेगा। किसान को वो चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए वो कामयाब होगा। उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो वीजीएफ के नाम से माफ कर दिया जाएगा, वायबिलिटी गैप फंड नहीं कि तुमने काम किया घाटा हो गया चल माफ किया। उनके लिए अलग एक व्यवस्था है। यही हमारी लड़ाई चल रही है। सुरेश जी, हाँ सुरेश जी कुछ टिप्पणी कहना चाहेंगे? किसान के हाथ में खेती दे या कोऑपरेटिव उनके हाथ में दे दे? धन्यवाद। कोऑपरेटिव पे आप बहुत जोर लगाते हो, इसका जवाब अभी आपने भी 1 दिन पहले दिया और मनीष जी ने तो क्लियर दे दिया। मैं भी उसकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उनकी बात को, कोऑपरेटिव, एक्चुअल कोऑपरेटिव भी किसानों के लिए नहीं है, ये कोऑपरेटिव भी कॉर्पोरेट के लिए है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, इन्होंने नब्ज पकड़ ली है सरकार ने कि इसको अच्छी तरह पता कि किसान कोऑपरेटिव हो ही नहीं सकता। किसान एक ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ है जो जमीन से अपने स्वाभिमान से या अपने आत्म सम्मान से जो कौम जुड़ी होती है वो कोऑपरेटिव तो इसलिए मुश्किल होती है। उसने देख लिया कि डर्रा फैलाते रहो कोऑपरेटिव करो कोऑपरेटिव करो। उनको पता है कि किसान कोऑपरेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ एरिया छोड़ के, कुछ कोना महाराष्ट्र का, कुछ कोना गुजरात का। हमारा नॉर्थ इंडिया किसान कोऑपरेटिव नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव भी कॉर्पोरेट के लिए है, मेरा जवाब। चलो मनाराम जी, पूरी सरकार का इकोनॉमी का इंजन बनने के लिए सरकार ये कह रही है कि भाई आप प्राकृतिक खेती पे लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे राजस्थान का डॉक्यूमेंट भी बनाया, ज्ञापन भी दिए। ये कह रहे हैं यार ये कचरा जो है ना, पेस्टिसाइड वगैरह मत डालो और ऐसी खेती पैदा करो ताकि इकोनॉमी बढ़े। इकोनॉमी का मतलब एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट का मतलब टैरिफ का जंजाल इसमें शुरू हो। इसलिए हमने किया था कि भाई एक तरीका तो जैसे हमने शुरू में किया यार, आराम से खा लो, थोड़ा बहुत है टैरिफ कम कर लो, सब दुनिया को बांट के सब शांति से जी लो। लेकिन वो नहीं है, पैसा 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 पैसा, इस बात पे हम हो गए। अब सरकार ये कह रही है कि क्लस्टर बना लो आप, नेचुरल फार्मिंग का नहीं करके, और इसमें ये दूसरी करो ताकि पेस्टिसाइड वगैरह मत डालो। गंगा के तट पे 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर इन्होंने आइडेंटिटी की है, आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सब जगह ये कह रहे हैं कि हम आपको सब्सिडी दे देंगे, वो कॉर्पोरेट के मार्फत है। आप एफपीओ बना लो और इतनी जमीन बोलो और ये कर लो। ये सारा कुछ मामला या तो कॉर्पोरेट है या कोऑपरेटिव है, दोनों ही वो उसी रास्ते जाते हैं। नाम अलग अलग रख दिया, जो कि सरकारी कोऑपरेटिव अपने आप में ही कॉर्पोरेट है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे करके किसान जिंदा रह सकता है कि क्योंकि उपज भी कम हो रही है, दूसरा ये भी कम हो रहा है। तो ये क्या
धंधा शुरू किया सरकार ने कि तुम ये कर लो वो कर लो, उनको अता पता भी नहीं और अपना अपना बस राग अलाप रही है। मनाराम जी। देखो सरकार तो असल में सरकार तो चला रही है, कॉर्पोरेट ही चला रही है। सरकारें जो हमारी हैं वो कॉर्पोरेट के शिकंजे में है, और जैसा कॉर्पोरेट चाह रहे हैं वैसे ही वो पॉलिसी ला रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस खेती है, चाहे ये कॉर्पोरेटिव जो लाए मल्टी स्टेट, तो सारा का सारा उनका चलाया हुआ ही खेल है। और किसानों को गुमराह किया जा रहा है, मुगालते में रखा जा रहा है, और भ्रमित करके किसानों को वोटों के जाल में उनको रखने के लिए 6,000 रुपये दे रहे हैं, और वो इस तरह से गुमराह कर रहे हैं किसानों को हकीकत में, और क्राइसिस किसानों का बढ़ता जा रहा है। और इस बात को किसान जमात और किसानों के संगठन समझ नहीं गए, और वो झुंझुना उनको पकड़ा रखा है, और झुंझुने में पीछे लगे हुए हैं, और सारे के सारे वोटों के जो भिखारी हैं वो किसानों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। तो फिक्र ये है उस हालात से निकालने के लिए एक बड़ी व्यापक एजेंडे के आधार पर जन जागृति की जरूरत है, इसके बिना हम मुकाबला नहीं कर सकते। चलो 2 मिनट है, किसी के कोई बात हो तो आप बात कर दें। सर मैं एक लाइन कहना चाहूँगी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। हाँ, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पूंजीवादियों के पास या साहूकारों के पास एक ऐसा हथियार है, इससे 2 काम होते हैं इसके। फार्मर बढ़ता, ऑर्गेनिक फार्मर किसी को मतलब नहीं सर, ये खुद बीमार हुए पड़े हैं, खुद हर एक शुगर के बीमार हैं, किसी बीमार है, ये अपने लिए करवा रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए करवा रहे हैं। दुनिया वाले भी यही चाहते हैं, एक्सपोर्ट नहीं होता इसलिए उसमें वो चाहते हैं वो वापस माल आ रहा ना इनका, तो वो खुद के अच्छा खाने के लिए और दुनिया के उनके दोनों काम हो जाए, खुद अच्छा मिलेगा और किसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ठीक है, पर मोटी सी बात ये आई कि किसान को, सुवालाल जी अब इस पे आप लेख लिखते रहते हैं पेपर में, ये लेख लिखना कि किसान को भरोसा नहीं है, सरकार जो चाहती है वो काम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके कुछ जस्टिफाइड रीजन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं वो कॉर्पोरेट के लिए आपने खड़े किए हैं, जो कानून बने हैं वो कॉर्पोरेट के लिए कानून बने हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान जो संदिग्ध अवस्था में बैठा है कि न तो वो जो मार्केटिंग फ्रेमवर्क है उसका आप उसको हिस्सा बना रहे हो, न उसको प्रोडक्शन लेकर के उसको भगाना चाहते हो आप और कॉर्पोरेट को माल देना चाहते हो। ये सारा सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया कि इसके अंदर किसान को कोने में खड़ा करके और आपने जो व्यवस्था खड़ी करनी चाह रहे हो ये व्यवस्था लगभग है। अब इसमें किसानों के 2 ग्रुप है, जो बीजेपी माइंड के किसानों को सक्रिय कर दिया गया है, एफपीओ भी बना रहे हैं, वो इस तरह से माल बटोर के ले जा भी रहे हैं, इधर वाले किसान दे भी रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है कि उनके गोडाउन भरे जा रहे हैं और सारी स्थिति है वो टैरिफ का हिस्सा बनने चाहेंगे। तो हमने ये टांग अड़ाई थी कि टैरिफ नहीं बढ़ सकता, इसके अंदर सस्ता होगा, बीच में ये लोग कमाएंगे। तो हम कह रहे हैं दुनिया को सस्ता खिलाओ, हम भी सस्ता खाएं, दुनिया के लोग भी यहाँ माल भेजे तो सस्ता भेजे, ये हमारा माइंडसेट था। ये एओका एग्रीमेंट के पीछे जो थीम थी वो मैंने पढ़ी, तब मुझे लगा कि यार ये ठीक बात है कि तुम इस खेती के क्यों लफड़े में पड़ रहे हो, सस्ता खाओ और सस्ता खिलाओ, हमारा माल तुम सस्ता ले जाओ तो तुम्हारा माल भी हमें सस्ता दे दो, यही है। हमारे वाले के टैरिफ लगा, लड़ते रहे हम। तो ये जो व्यवस्था आई है इसके अंदर हमने ये बात के चिंतन में लाई। तो कोई और बात आपके किसी के हो तो 1-2 मिनट बाकी है किसी एओ का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है जो यूरोप में हुआ था, WTO के दायरे में हुआ था कि कहा भाई खेती ये कुछ अलग से एग्रीमेंट करो। WTO के बाकी तो है ये इधर उधर माल जाने का, खेती का अलग किया। मैंने कहा यार खेती के अंदर गाय की टांग है, तो खेती तो ठीक है चलने दो उसमें, अब खेती के अंदर यहाँ पे ये माल के अंदर खेत जैसे गेहूं अलग बना करके बिस्कुट बना के भेज दो, ये कर दो, ये करें। तो या ये जो प्योरली गेहूं बेच रहे हैं तो क्या है, अच्छा ये कह रहे साहब ये एक्सपोर्ट होने से हमें मिल जाएगा, तो हमारे इंपोर्ट हो रहा था। इसलिए स्टडी बड़ी वाइटल है कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस बढ़ाएं, कौन से माल यहाँ आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, किसान कौन सा पैदा कर रहा है, कहाँ कौन सा, सारी चीजें हमारे सामने हो तो हम बढ़ा रहे हैं इस पर। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है वो इसी बात के लिए आया, हमारा वाणिज्य मंत्री गया इसी बात के लिए आवाज, तू
सा एग्रीकल्चर माल देगा, हमें कौन सा देगा। दूध के माल भी है, लेकिन हम एग्रीकल्चर से अपना ये डिस्कशन था कि एग्रीकल्चर का माल किस तरह से आए, किस तरह से जाए, कितना एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, इस हमें गहराई से चिंतन करने की जरूरत है, क्या फायदा क्या नुकसान है। ये है तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, क्या करो हम कुछ न कुछ नई बात लाकर करते हैं डिस्कशन सभी साथियों को। जवाहरलाल जी आप भी थोड़ा टाइम भी जुड़ो, आप यूनिक बातें कहते हैं, एक जरूर लिखो कि किसान जो है